बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और आपका दिन आज बहुत अच्छे से गुजरे, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें हम लेकर आए हैं। कल हमने बात की थी सियासत और क्रिकेट पर, पहले हमने बात की सियासत पर, आज क्रिकेट की हल्की फुल्की बात करते हैं। जनाब, आप देख ही रहे हैं कि इंडिया जीत चुका है अपना मैच और श्रीलंका बाहर हो चुका है। इसके बाद अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच है वो बहुत अहम हो गया और जो टीम भी वो मैच जीतेगी वो फाइनल में पहुंच जाएगी। तो जनाब, क्रिकेट पर सबकी नजरें मरकूज हैं। इस वक्त इंडिया तो पहुंच चुका है फाइनल में और हमें दिखाई दे रहा है कि जो आज का मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन, उसमें से भी एक फाइनलिस्ट निकलेगा और एशिया कप का फाइनल खेलेगा। तो जनाब, ये थी क्रिकेट की अपडेट। अब बात करते हैं कि यूएनजीए में क्या हो रहा है। तो अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली का इजलास है वो जारी है, जहां मसले फ़लस्तीन और गजा जंग इस वक्त सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है और इस हवाले से अहम ममालिक फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर चुके हैं और अमरीकी सदर और अरब मुस्लिम रहनुमाओं के दरमियान भी आम मुलाकात हो चुकी है, जिसमें गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, जिसमें गजा में फौरी जंग बंदी और इमदाद फराहमी पर जोर दिया गया, जबरी बेदखली की मजम्मत की गई, गजा की तामीर नौ, सिक्योरिटी मुतासरा फ़लस्तीन की बहाली के लिए मुश्तरका मनसूबा तैयार करने का अज़्म किया गया। उधर ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू की है। इस गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही, पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी आई है और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद बेहतरी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, आपकी जो कल यहाँ पे मुश्तरका मुलाकात हुई ट्रंप साहब के साथ भी, अमीर कतर के साथ भी, बाकी सब लोग खुशगवार मूड में मौजूद थे। आप क्या समझते हैं जो पहली आपकी मुलाकात थी और फिर अब होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, और अब वर्ल्ड ने जो पाकिस्तान पे एतमाद किया है, आप क्या समझते हैं कि हम कैसा उस पर चल सकें? पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आई और मज़ीद बेहतरी के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले हफ्तों महीनों में ये ताल्लुकात और इसमें गर्मजोशी आएगी, बेहतरी आएगी। और कल की जो मुलाकात थी उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने मीटिंग को चेयर किया। वो गजा में जो सीज़ फायर के हवाले से वहाँ पर तजावीज़, उनके ऊपर डिस्कशन हुई और अब आपने देखा कि आज जॉइंट स्टेटमेंट इशू हो गया है। अल्लाह ने चाहा तो इसमें अल्लाह ताला का फजल होगा, करम होगा और सीज़ फायर गजा में फौरी तौर पर आएगा। हमारी ये दुआ भी है, ख्वाहिश भी है, अल्लाह करे कि इसमें मज़ीद ताक़ीद। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर की आज अहम मुलाकात तय हो गई है। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की खुसूसी मुलाकात व्हाइट हाउस में बंद कमरा होगी। मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग नहीं दी जाएगी। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसहाक डार भी शरीक होंगे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीली के समिट से खिताब करते हुए कहा कि कर्ज और मजीद कर्ज मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीली का सामना कर रहा है। मेरे अहले वतन मानसून बारिशों से शदीद मुतासर है। पाकिस्तान को मानसून बारिशों और क्लाउड बर्स्ट का सामना है। पाकिस्तान ग्रीन हाउस गैसेस में कमी के लिए अमली इक़दाम कर रहा है और ये सारी सिचुएशन है। इस पर तफसीली हम गुफ्तगू हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर, ऑल वेल एक्सेप्ट गाजा प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो जनरल असेंबली इजलास की बात करते हैं, जिसमें मसला फ़लस्तीन अभी तक सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और इस हवाले से अरब जो मुस्लिम रहनुमा हैं और सदर ट्रंप हैं, उनके दरमियान एक मुलाकात ऑलरेडी हो चुकी है। उसका मुश्तरका एलामिया जो है वो भी जारी किया गया, जिसमें गजा में फौरी जंग बंदी और जो इमदाद है उसकी फराहमी पर जोर दिया गया। तो जबरी बेदखली की मजम्मत की गई है और गजा की तामीर नो, सिक्योरिटी और इस तरह से मुतासरा फ़लस्तीन की बहाली के लिए जो मुश्तरका एक मंसूबा है वो तैयार करने का अज़्म किया गया है। कैसे देखते हैं आप, क्या मसला फ़लस्तीन का कोई हल आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? जी हाँ, बस अब तो जितनी तबाही और बर्बादी मचानी थी इजराइल ने, वो तकरीबन उसके आखिरी फिनिशिंग स्टेज पर है। और जब तक ये जो एलामिया निकला है और इसके मुताबिक जो उसके नुकात सामने आई हैं, उसके रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, जबरी बेदखली के बारे में और उसके अलावा सीज फायर के बारे में, उसके अलावा वहाँ अमन कायम करने के बारे में, ये सारी बातें जो गुफ्तगू सामने आई है और जो पसे पर्दा इसके अलावा हो सकती हैं, उसका मकसद तो यही है कि जो वहाँ
तबाही बर्बादी फैलानी थी इजराइल ने, जैसे 1948 में उसने फैलाई थी, जिस तरह 67 में फैलाई थी, उससे कई गुना ज्यादा अब गजा में किया है। गजा तो अब जो ढेर बन गया है बम और बारूद, तकरीबन मैं कल कैलकुलेशन कर रहा था पाउंड्स में, तो 10 लाख पाउंड तकरीबन बम और बारूद इस छोटे से टुकड़े पर, गजा पर 365 स्क्वायर किलोमीटर पे फेंका गया है। यहाँ तो अब कई बरस जो प्रिसीशन एमुनेशन का डिप्लीटेड यूरेनियम उसके ही असरात इतने होंगे कि वहाँ इंसानी जाने, इंसानी अमराज, इंसानी सेहत, बच्चों की सेहत बहुत इफेक्ट होगी। तो आ जाते हैं इस बात पर कि अब नजर मंजरनामा यही आ रहा है कि ये जो उन्होंने अरबों डॉलर का नुकसान किया है, जो बिल्डिंगों को मसमार करके जमीन बोस कर दिया है, और कल ही आपने देखी होगी कि उनके मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर अपनी कैबिनेट को तस्वीर दिखला रहे थे उन बारूदी सुरंगों को जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की फाउंडेशन में लगाकर उसको जमीन बोस किया जा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो बिल्कुल फलस्तीन को जिस तरीके से तबाह और बर्बाद कर देंगे, तो वहां तो लोग वैसे भी रहना पसंद नहीं करेंगे। तो जो मकसद था बेदखली का, तो वैसे ही आधे से ज्यादा पूरा हो चुका। जैसे ही वो बॉर्डर पर से पाबंदी हटाएंगे, फलस्तीनी गो कि अपने सरजमीन को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन जब तक वो इस काबिल ना हो सरजमीन कि वहां रह सके, इंसानी जाने बच सके, उस वक्त तक तो वो कहीं ना कहीं पनाह लेंगे, चाहे कि अपने अजीजों रिश्तेदारों के पास, कहीं और कहीं तो पनाह लेंगे वो। तो बहरहाल अब उसका जो मंजरनामा नजर आ रहा है कि व्हाइट हाउस में 29 तारीख को नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में ये जो आप गुफ्तगू अभी कर रही हैं इस्लामिक ममालिक से, जो मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, और डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ तस्करा अपनी स्पीच, जनरल असेंबली की स्पीच में भी कर दिया है, तो उसके मुताबिक एक पूरा मंसूबा बनाया जाएगा जिसके तहत पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, महमूद अब्बास पहले कह चुके हैं कि जी हमास को चाहिए कि वो अपने हथियार हमारे सामने डाल दे, और वाज़ेह रहे कि फलस्तीन का जो नज़्म व नस्ख है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं या कंट्रोल कहते हैं, वो ए, बी और सी एरिया के मुताबिक उन्होंने किया हुआ है। और ए एरिया जो इसमें टोटल कंट्रोल जो है वो कहते हैं कि फलस्तीनियन अथॉरिटी, लेकिन फलस्तीनियन अथॉरिटी की टोटल कंट्रोल नहीं है वहाँ ए एरिया में। और ए एरिया के अलावा तकरीबन 17-18% आबाद रकबा है ए एरिया का, बी एरिया का 22 है, और सी एरिया का 60 है। 60% पर टोटल इजराइल की फोर्सेज हैं, बी एरिया में भी और ए एरिया में भी। ए एरिया में थोड़ा सा फलस्तीनी अथॉरिटी को ये दिया हुआ है कि अपनी खाने शाने जो है वहाँ सिक्योरिटी का छोटा सा बंदोबस्त फौज के अलावा वो सारा कर लें। दर हकीकत पूरे का पूरा वेस्ट बैंक पर फलस्तीन में जहाँ महमूद अब्बास है, कंट्रोल उसका है इजराइल का। अब गजा पर भी कंट्रोल हो जाएगा जब फलस्तीनियन अथॉरिटी को, गजा चाहे वो अमन फोर्स को हो, वो भी फलस्तीनियन अथॉरिटी की मदद करेगी। तो मकसद जो था वो हासिल हो गया। ये वही मकसद है जो कि तारीख में दिया गया है। वैसे आपने डॉक्टर साहब पहले देखा, आपने कभी पहले देखा कि ये हमारे मॉडर्न डे तारीख का तो एक बड़ा अलमिया है, इंसानी अलमिया है, लेकिन क्या इससे पहले इस गजा तनाज़, ये जो इसराइल और फलस्तीन तनाज़े में आपको इतनी शिद्दत दिखाई दी है जितनी शिद्दत इस बार थी? जब ये 1948 में तकरीबन 554 के करीब देहात और शहरों को मस्मार किया गया, उस वक्त भी जुल्म बर्बरियत इतनी नहीं थी जो अब नजर आ रही है। तो लिहाजा यस, और बल्कि तारीख में भी ये जो जिस अंदाज में ये तारीख इसको बयान करेगी, बहुत सारी बातें बाद में मजीद निकलेंगी जो कि तारीख में लिखी जाएंगी, जो अभी बहुत सारे सरबराहान नहीं कर पा रहे हैं। और यही आपसे पूछना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, मौरिख लिखेगा, सरबराहान नहीं कर पा रहे, आपने जो जुमला इस्तेमाल किया है, इसी के हवाले से आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो मीटिंग है, आप बाखूबी जानते हैं कि मीटिंग मिनट्स जो हैं जब शाया की जाते हैं, जब अवामुल नास तक पहुंचाए जाते हैं, उसकी टाइमिंग बहुत मैटर करती है। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं, तवातुर के साथ डोनाल्ड ट्रंप मुलाकातें कर रहे हैं, मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के साथ एक अलग मीटिंग की है, और 1-on-1 मीटिंग्स भी जारी हैं।
हैं, आज हमारे वज़ीर आज़म से भी मुलाकात होने वाली है, हमारे नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल साहब भी उसमें शिरकत करने का उनका इम्कान है। तो आप समझते हैं कि ये जो 1-on-1 मुलाकातें हैं ये सिंबॉलिक हैं, इसके साथ साथ जो एलामिया जारी किया गया है वो अरब लीग की जानिब से किया गया है, OIC की जो शामिल रुकन ममालिक हैं उनकी जानिब से शाया किया गया है जॉइंट स्टेटमेंट, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो है अभी तक कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आया है। तो आपको लगता है कि ये गैर मामूली बातें? जी हाँ, नहीं आना तो दरअसल जो मीटिंग कॉल करता है वही एलामिया इशू करता है, तो थोड़ा सा ये गैर मामूली बात है कि मीटिंग कॉल डोनाल्ड ट्रंप ने की, एलामिया अरब लीडर्स की तरफ से आ रहा है, तो बहरहाल ये थोड़ा सा गैर मामूली है। लेकिन चलें, कुछ तो बातें सामने आई दुनिया के कि क्या हुआ था। लेकिन यह है कि जैसे मैं कह रहा था कि इस किस्म के जो मीटिंग होती हैं उसमें बहुत सारी चीजें पसे पर्दा भी होती हैं, और ये जो एहतमाल था कि जब भी गजा का मसला हल होगा, गजा का मसला क्या मतलब, इजराइल चाहता था कि उसको जिस तरह बर्बाद कर दे। अब 29 का मैंने जिक्र किया जब मीटिंग नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की होगी, उससे पहले हमास को तकरीबन वो एलिमिनेट करना चाहेंगे, और हमास को जिस तरीके से बिल्डिंगों को बारूदों से उड़ा रहे हैं, उनका मकसद ये है कि जो थोड़ी बहुत टनल्स रह गए हैं बीच में वो भी उसी के साथ मस्मार हो जाएं। तो वो महसूस होता है कि जो बाकी 20 जिंदा हॉस्टेजेस हैं, इजराइल समझता है कि बस उसको अभी कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में भी और वैसे भी आखिरी वार्निंग दे दी है कि जी आप इसको बगैर किसी कंडीशन के फौरन रिलीज करें तमाम हॉस्टेजेस को। तो आने वाले ये 6-7 दिन मेरे लिए मैं समझता हूं कि ये इख्तितामी अय्याम है इस तबाही और बर्बादी के, और इस इख्तितामी अय्याम के बाद की तैयारियां ये अभी हो रही हैं जो आप देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक जरूरी बात ये भी है कि क्या अरब ममालिक से कोई फंडिंग इकट्ठी करना जो है वो तो मकसद नहीं है कि उसकी बहाली और तामीर नौ के लिए जो फंडिंग है वो इकट्ठी की जाए, जो यहाँ पर पीस कीपिंग मिशन तैयार करने की जो बातें की जा रही हैं वो कर सकें, और यहाँ पर जो हम बर्बादी के मनाजिर देख रहे हैं जिसके जिम्मेदार कोई और हैं और जिम्मेदारी किसी और को दी जा रही है। देखिए, हर तरीके से ये अरब ममालिक को ही इसका कहा जाएगा कि आपने ही ये बिल देना है सारा, आपने ही इसकी डेवलपमेंट के लिए पैसे खर्च करने हैं। नहीं लगता बातों से अमेरिका के लीडरान के और जो एनवाई है, स्पेशल एनवाई गजा के और फलस्तीन के, उन्होंने किस पॉइंट का एक इशू कर दिया है मंसूबा, उसमें सारी की सारी रिकंस्ट्रक्शन महसूस होता है कि यही जो हमारे पेट्रो डॉलर से मालामाल ममालिक हैं जिन्होंने तकरीबन 3-4 ट्रिलियन डॉलर के मुआहदे किए हैं अमेरिका से, उनसे ही ये पैसे हासिल किए जाएंगे ताकि उसकी रिकंस्ट्रक्शन, अगर उन्होंने नहीं दिया तो वही बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने की थी कि रिवेरा ऑफ मिडिल ईस्ट, तो फिर वो खुद अपना बना लेंगे, जिसके के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही मीटिंग की हुई है टोनी ब्लेयर से और जेरी कुशनर से कि वो किस तरह फलस्तीन का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। अल्टीमेटली उसी तरफ जा रहे हैं क्योंकि अरब ममालिक। इसी से मिलती जुलती बात कल जो फ्रांसीसी सदर हैं उन्होंने भी की है डॉक्टर साहब। जी, फ्रांसीसी सदर ने तो पहले तो उसको एक्सेप्ट किया है, मुझे उस पर भी थोड़ा एतमाल है, और जो 145 ममालिक इस वक्त तक रिकग्नाइज कर चुके हैं फलस्तीन को, उस पर भी एतमाल है कि देखें किस तरह वो कहते हैं ना कि किस तरह रूप है यारों के खौफ आता है, सरे महखाना जुदा और सरे सरकार जुदा। अपनी अवाम का प्रेशर को कम करने के लिए, चाहे वो फ्रांस हो, यूके हो, जर्मनी, कोई और मुल्क हो, जितने भी 145 अपनी अवाम के प्रेशर को दूर करने के लिए, क्योंकि अगर उनको वाकई में जो रिकग्नाइज किया है बाइलैटरल है, इसकी कोई वो इंटरनेशनल लीगल वैल्यू बहुत कम है, तो कह देते कि भाई अब पाबंदी लगा रहे हैं इजराइल पर, कह देते कि हम अपनी फिजाओं से नहीं गुजरने देंगे, कह देते कि हम उनको हथियार वगैरह नहीं देंगे और नहीं जाने देंगे। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर साहब, अपने सफीर बुला लेते वापस, अपने सफीर वापस बुला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, अभी बताइएगा कि आप बखूबी जानते हैं ये जो सिफारती ताल्लुकात होते हैं, क्या इस तरह की मुलाकातों से आपकी तकरीरें मुतासिर हो सकती हैं? इस तरह के मीटिंगों से क्या मुतासर हो सकती है? आपकी तकरीर मुतासर हो सकती है, क्योंकि हमारे वजीर आजम भी जो हैं कल तकरीर करने वाले हैं UNGA में,
तो इन ममालिक के जो सरबराहान हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं, अभी उनकी तकरीरें होना बाकी हैं, और फिर उसके बाद आपने बताया कि 29 को जो है इसराइली वज़ीर आज़म से भी वो मुलाकात करेंगे, तो क्या ये भी मुतासिर हो सकती हैं? देखिए ना, ये तो जो तकारीरें हैं जनरल असेंबली की, ये हर मुल्क का सरबराह अपने मुल्क की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी का वो एक खुलासा पेश करता है। तो हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी काफी बेहतर जा रही है, और प्राइम मिनिस्टर इन मीटिंग का बिल्कुल बुनियाद बनाकर तो तकरीर में मुझे नजर नहीं आता कि करेंगे, लेकिन तकरीर में जो वो बात करेंगे गजा को, क्योंकि पाकिस्तान की आवाज गजा के लिए काफी गूंजदार रही है। जो पाकिस्तान कर सकता है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, अगर कुछ करना ही है तो पाकिस्तान ने तो आवाज उठाई कि एक इसको टास्क फोर्स बना लें। आपने देखा कि दोहा में भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की, पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क था जिसने, उसके बाद ईरान ने भी कहा कि मल्टीनेशनल फोर्स होनी चाहिए, जिसका के जिक्र किया गया है। ओआईसी के चार्टर के पैरा 7 में जिक्र है कि आप कलेक्टिव डिफेंस कर सकते हैं, अपने डिफेंस, सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और अपने जो है उसकी सिक्योरिटी का एहतमाम कर सकते हैं। ये दिया हुआ है ओआईसी के चार्टर में। इसी तरह ओआईसी के चार्टर में फलस्तीन के काज को सपोर्ट करने के लिए और अल-कुद्स अल-शर्फ को उसका हिफाजत के लिए उसमें पैराग्राफ 16 में दिया हुआ है, और आर्टिकल 18 में ओआईसी की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ये डरे डरे, ये सहमे से हमारे सरबराहान इन ममालिक के, ये कहाँ ये अपने पैराग्राफ और अपने ही चार्टर की पासदारी कर सकते हैं। मैं इस पे बहुत गुफ्तगू कर चुका हूं। हकीकत को हकीकत मानना चाहिए, ये मानना चाहिए कि हम ओआईसी के अपने ही चार्टर को उस तरह से अमल दरामद नहीं करवा पाते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। इस वक्त यूएनजीए में क्लास जारी है, उसमें जो अहम मुलाकातें हो रही हैं उस पर हम तबसरा कर रहे थे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगाज में हमने एशिया कप का हल्का सा जिक्र किया था, तफसीली गुफ्तगू अब करते हैं एशिया कप की। तो जनाब, एशिया कप T20 टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले में भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, और भारत के 169 रन के हदफ के ताकुब में बांग्लादेश की टीम आखिरी ओवर में 127 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 168 रन स्कोर किए, और भारत की जानिब से अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर जारहाना इनिंग्स खेली और सिर्फ 37 गेंदों पर 75 रन बनाए। इस जीत के साथ भारत एशिया कप के फाइनल में अब पहुंच चुका है, और श्रीलंका फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। अपना सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच जुम्मे को श्रीलंका के खिलाफ खेलना है, और भारत के फाइनल में पहुंचने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आज का मैच वर्चुअल सेमीफाइनल की सूरत एक तरह से इख्तियार कर गया है। जीतने वाली टीम भारत के साथ फाइनल खेलेगी। एशिया कप का फैसला कुन ये जो मार्का है वो 28 सितंबर को खेला जाएगा, और शायकीन क्रिकेट एक और रिवायती हरीफों के टकराव के अब मुंतज़िर हैं। क्या पाकिस्तान इस सुनहरी मौके से फायदा उठा पाएगा, और पाकिस्तान के आज के मैच में क्या परफॉर्मेंस हो सकती है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम तो दुआ यही कर रहे हैं कि फाइनल में जाएं और हमारा दोबारा इंडिया से मैच हो, और इस बार हम ही जीते। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, और इस पर हमने बात करनी है। जी, सैयद मोहम्मद अवैस में ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल मोहम्मद अवैस साहब, बहुत 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 शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? मुबारक हो आप लोगों को। जी बिल्कुल, खुशी इस बात की है कि अब अगर मगर का खेल खत्म हो गया, और वो हम जो दुआएं करते रहते हैं कि कोई दूसरा मैच हार जाए, वो पहले ही हार गए हैं। तो श्रीलंका तो आउट हो गया है। अब बांग्लादेश के साथ हमारे जो पड़ाव पड़ने वाला है, टकराव होने वाला है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तानी टीम तैयार है बांग्लादेश को हराने के लिए? देखें, कल से आपको पता है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात करें जिसपे शाहीन शाह अफरीदी भी आपको बड़ा एक पॉजिटिव नजर आया, उसके अलावा साहिबजादा फरहान की बात करें वो पॉजिटिव थे। बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा था कि वो जो एक हीट होती है और साथ में होता है ना कि हाँ हमने बदला लेना, तो नजर आ रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज की बात करें। एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान टीम ने श्रीलंका को शिकस्त दी अबू धाबी के अंदर, क्योंकि आप पहली दफा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले थे। पहले आप हमेशा टॉस जीत के, आपको पता है आपने हमेशा पहले बैटिंग की है, फिर जाके आपने बॉलिंग करवाई, लेकिन उस कंफर्ट जोन से आप निकले थे बाहर। चेस करना हमेशा, मुझे पता है कुछ मामला थोड़े से खराब जरूर बीच में, जिस तरीके से जल्दी खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, ऐसा प्रोफेशनल तरीके से आप ब्रेकडाउन उसको दें तो विकेट बेशक आसान थी बैटिंग के लिए, लेकिन उनके बॉलर्स को आपको दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने टारगेट बहुत अच्छा किया, आपको विकेट टू विकेट बॉल करवाई, इतनी जल्दी उन लोगों ने आपको हिट नहीं लगाने दी। दैट शॉट के आपके ऊपर उन्होंने प्रेशर पूरा का पूरा डाला। हसरंगा बड़ा क्लेवर बॉलर है, इतना आसान नहीं होता उसको मारना। गलती श्रीलंका से हुई थी कि दूसरे ओवर में उसको जो हटाया था, मुझे था कि शायद एक और ओवर करवाते तो शायद
कुछ और स्ट्रैटेजी पाकिस्तान को अपनानी पड़ती, क्योंकि वो जिस तरीके से प्रेशर कर रहा था पाकिस्तान को पूरा प्रेशर उस पर माउंट हो गया। फिर उसके बाद नवाज की बात करें और हुसैन तलत की स्पेसिफिकली इतने बड़े मैच के अंदर आके परफॉर्म करना, क्योंकि इंडिया के खिलाफ मैच में आपको याद हो कि उसको चांस दिया गया था लेकिन विकेट थोड़ी डिफरेंट थी, पोजीशन थोड़ी डिफरेंट थी। यहाँ पर जो इनिंग्स उसने खेली है ये 70 या 100 रन से कम नहीं है। मुश्किल में जाके उसने स्कोर को बिल्ड किया, उसने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट एक मैच जितवा के दिया। दैट शोज कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस कितना कैरी करता है और यही होना चाहिए इस लेवल के ऊपर जाके। उसने यहाँ तक प्रेजेंटेशन में भी कहा कि मुझे प्लान कुछ और दिया गया था, लेकिन जब मैं अंदर गया तो मैंने जब पूरा एनालाइज किया तो मैंने उसके हिसाब से चला। ये सलमान अली आका को भी करना। देखें, आपको जो भी प्लान बाहर दिया जाता है, कोच है, बैठते हो आप, टीम स्ट्रैटेजी बनाते हो, लेकिन जब अंदर एग्जीक्यूशन की बात आती है तो आपने जैसे जैसे टाइम बदलता है उसके हिसाब से आपने एग्जीक्यूशन और प्लान बनाना पड़ता है और आपको वो करना पड़ेगा। रहा सवाल जो पाकिस्तान और बांग्लादेश मैच का, आसान नहीं होने वाला। कल भी बांग्लादेश के कोच ने एक बात तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा ज्यादती है कि हम बैक टू बैक मैचेस खेल रहे हैं क्योंकि इतनी हीट है। कल भी आप देख रहे थे ह्यूमिडिटी लेवल 43 या 44 के करीब है। आसान नहीं था बैट्समैन या फील्डर्स के लिए वहां पर फील्ड करना। दुबई स्पोर्ट्स सिटी में वैसे ही ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है क्योंकि स्टेडियम थोड़ा सा बंद है, तो वो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी कहीं ना कहीं असर होता है। लेकिन अगर ओवरऑल क्रिकेट की बात करें, इंडिया जरूर मैच जीता है, लेकिन मैं बांग्लादेश की पॉजिटिविटी की बात करूं, वो इंटेंट जो हमने अपनी लत लगाई होती है वहां पर नजर आता है। उनके आप ओपनर को देख लें, जिस तरीके से वो उसने आखिर तक वो फाइट करता गया, नजर आ रहा था शायद एक मैच कहीं ना कहीं आपको पता प्रेशर सिचुएशन इंडिया पे नजर आपको आई है। लेकिन इस पूरे सूरत हाल की अगर बात करें, मैं बहुत दिनों से ये बात कर भी रहा हूं और हमने एनालाइज भी किया होगा आप लोगों ने कि अभी तक इंडिया को जो जितवाया है उनके ओपनर्स ने जितवाया। कि वो अभिषेक की बात करें, अच्छा स्टार्ट आपको दे देते हैं तो आपको एक पीछे से एक मोमेंटम मिल जाता है। जहां पर उनके ओपनर्स जल्दी आउट हो जाएं, अगर प्रेशर उनके ऊपर आता है, तो अभी तक उनका जो मिडल ऑर्डर है वो सस्टेनेबल नहीं है प्रेशर का, क्योंकि उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। उनको एक मोमेंटम मिलता है, उसी मोमेंटम से वो चल रहे हैं। कल भी अगर उनकी बॉलिंग की बात करें, जहां पर उनको मार पड़ रही थी, बुमराह उनका स्ट्राइक फास्ट बॉलर है, कुलदीप यादव ने कल 3 खिलाड़ी जरूर आउट किए, लेकिन उसको 2-3 जो स्वीपें पड़ी हैं उसके बाद वो भी थोड़ा सा बुकलाहट का शिकार हुआ था। दैट शोज के वो प्रेशर के अंदर अंडर परफॉर्म नहीं करे, वो परफॉर्म नहीं, थोड़ा सा उनको मुश्किल होगी। तो वो चीज आपको माइंडसेट रख के जानी है। लेकिन आज का मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनल तो अपनी जगह, लोग कह रहे हैं 28 का मैच चाहिए, लेकिन पहले आज का मैच आप देख लें। बांग्लादेश एक अच्छी साइड है जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, इसीलिए आज के मैच पे मैं वही कहना चाह रही थी कि हम बड़ी जल्दी से अगले हरीफ को आसान भी मान लेते हैं कि अभी हम इनके साथ खेल कर आए हैं मैचेस, तो हमारे लिए तो बड़ा आसान है इस टीम के साथ खेलना, लेकिन उसी लम्हे पर हमें सरप्राइज भी मिल जाता है। तो आज तो ऐसा नहीं होगा। आज की तैयारी आपको लगता है हमारी टीम की है, और आपके ख्याल में किस कॉम्बिनेशन के साथ आज के मैच में उतरना चाहिए? देखिए, कॉम्बिनेशन आपका यही होगा, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही आप कैरी करते हो, आप चेंज नहीं करते। वहाँ कुछ लोग सवाल जरूर कर रहे थे कि हारिस को अगर हम बिठा दें, विकेट कीपिंग हम साहिबजादा से करवा दें तो हारिस की जगह हम नवाज को लें। साहिबजादा फरहान की अगर विकेट कीपिंग की बात करूं, वो करते तो हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कितनी ज्यादा उनको जो वार्म अप सेशंस होते हैं, नेट सेशंस होते हैं, उनमें विकेट कीपिंग करवाएगी। दूसरा, अगर उनका थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन देखूं तो वो जब विकेट कीपिंग करते हैं तो थोड़ा सा मैं कहता हूँ वो प्रेशर में फिर आपको ज्यादा, क्योंकि बॉडी फटीग होती है, वो नजर आते हैं फिर आपको बैटिंग के अंदर। तो जो उनका क्वेश्चन जोन है उसके अंदर वो खेलने दें, वो बैटिंग आपको अच्छी करके दे रहे हैं और उसी चीज पे पाकिस्तान जाएगा। मुझे लगता नहीं कोई चेंजेस यहाँ पर होने वाली है। लेकिन मिडल ऑर्डर के अंदर देखें, फिर मैं कह रहा हूँ अगर आपकी ऊपर से उस दिन भी बिस्मिल्लाह ना होती तो आपका मिडल ऑर्डर जो है वो नजर आ रहा था स्ट्रगल करते हुए। और हुसैन तलत ने बिल्कुल बात ठीक है, पहले मिडल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है। साइम को कहाँ खिलाएंगे? साइम की देखिए ये पोजीशन है, साइम को आप और चॉप्स एंड चेंजेस कर नहीं सकते, आप कहाँ पर खिलाएंगे? इसके अलावा तो कोई पोजीशन उसकी है नहीं है। जिस तरीके से इंडिया के खिलाफ मैच के अंदर उसने स्टार्ट किया, जो पुल मारी थी, लगा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में वापस आया, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ जिस बॉल पे वो आउट हुआ, उसका बैट और बॉल की पोजीशन देखें, मैं खुद हैरान था कि यार क्या कर रहा है ये, क्योंकि इंटरनेशनल मटेरियल है। आपको बहुत अरसे के आपको 21-22 मैच उसको पहले भी दिए गए थे 50 करने में। वजह क्या है? साइम भी नहीं चल रहे, हारिस भी नहीं चल पा रहे, हमारे कैप्टन से भी नहीं अभी तक कुछ हो रहा। इसकी रीजन आप क्या समझते हैं? और दूसरा ये कि आज के मैच की टॉस की क्या इंपॉर्टेंस होगी? टॉस अगर जीत जाते हैं तो पहले क्या करना चाहिए पाकिस्तानी टीम को? देखें, पहले मैं टॉस पे आऊंगा क्योंकि टॉस बड़ा मैटर करता है। दुबई में ड्यू फैक्टर रोल प्ले करता है और कल वो नजर भी आपको आ रहा था। बॉल हैवी होता है, ग्रिप नहीं होता, रिवर्स स्विंग वाला फैक्टर खत्म हो जाता है। तो पाकिस्तान की पहले कोशिश यही होगी टॉस जीत के पहले बॉलिंग करवाएं, ताकि उनके ऊपर ज्यादा आपको पता है प्रेशर माउंट करके तो आप ये मैच जीतने में कामयाब हों। लेकिन जब आप प्रोफेशनल उस लेवल पे जाते हैं, ऑब्वियसली टॉस आपके अगेंस्ट भी जाता है, फिर आपको उसी कंडीशन के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो फिर यही होता है कि न्यू बॉल
जब तक आपके पास होती है तो आप ज्यादा स्ट्राइक करते हो, जैसे शाहीन ने उस दिन करके दिया, और यही करना पड़ेगा इस विकेट के ऊपर। मुझे पता है विकेट थोड़ी सी डिफरेंट जरूर है, लेकिन आपको वो चीज माइंडसेट से जाना पड़ेगा। सलमान अली आगा की बात की, देखें सलमान अली आगा का सबसे बड़ा एक इशू मैं कहता हूं कि वो ये है, मुझे पता है वो अंडर परफॉर्म नहीं करे। इससे पहले मैचेस के अंदर स्पिन के खिलाफ उन्होंने परफॉर्म किया, इस टूर्नामेंट से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। शायद बहुत चॉप्स एंड चेंजेस हैं कि कभी ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, कभी नीचे बैटिंग कर रहे हैं, कि स्टेबिलिटी खुद भी नहीं है उनके पास। कि ऑब्वियसली एक अच्छी बात है कि आप ऐसा कप्तान कुर्बान करते हो अपने आप को, यार ठीक है जो मुझसे बेहतर है वो चला जाए, इस पोजीशन में जो बेहतर है वो जाके बैटिंग वहां पर कर ले। लेकिन वो जो प्रेशर उनके ऊपर भी माउंट कर रहा होगा, इस वक्त साइम परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन साइम का चले क्या, जब वो बॉल से परफॉर्म करता है, मुझे पता है उसको मार जरूर पड़ी थी इंडिया के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं वो बॉल के अंदर आपको एक बेनिफिट दे जाता है। उसके बाद आप बात करें, आपने हारिस की बात की, मैंने फिर कहा कि आपके पास बैकअप विकेट कीपर मौजूद नहीं है। अगर आप हारिस को देख लें या साइम को देख लें, अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें, उस दिन हारिस को भी देखें तो कितना ज्यादा प्रेशर में मुझे नजर आ रहा था कि वो बैठा हुआ है बाहर, क्योंकि वो जिस नाम को रिप्लेस करके आया हुआ तो प्रेशर तो वैसे ही माउंट करता है। सोशल मीडिया है, मीडिया का प्रेशर, हर चीज होती है यहाँ पर। लेकिन ये उस वेज पे आप इस वक्त पहुंचे हुए जहां पर आपने टूर्नामेंट को जीतना है, आपने टूर्नामेंट उठाना है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अभी आप टूर्नामेंट तो उठ गया किसी न किसी सूरत, अब दिखाई दे रहा है कि आज का मैच अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीत जाए, तो हम देखते हैं कि अगर ये फाइनल में आ जाते हैं तो इनका मोराल कैसा होगा, क्योंकि तीसरा मौका मिलेगा इनको इंडिया के साथ मुकाबला करने का। और इंडिया हमें दूसरे मैच में भी प्रेशर में दिखाई दी, जिसको उन्होंने बाद में काबू में किया था। इस बार आपको लगता है कि अगर हम तीसरे मैच में पहुंच गए तो इंडिया प्रेशर में होगा, या हम ही रहेंगे बदस्तूर प्रेशर में? यार देखें, आसान तो है, क्या नाम है, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो परफॉर्म दो पिछले मैचेस में किया था, इस मैच में भी शायद ना करे, वही रिजल्ट आपको है। लेकिन ये चीज आप भी मानेंगे, मैं भी मानता हूँ इस चीज को, कि इंडिया को अगर डर है किसी भी टीम का दुनिया में, सीरियसली कह रहा हूँ, वो पाकिस्तान का है कि वापस फेस ना करना पड़े। वो भी एनालाइज कर रहे होंगे जिस तरीके से पाकिस्तान श्रीलंका का मैच था, कि पाकिस्तान ने, ठीक है मुश्किलात थी, जो भी था, पाकिस्तान ने वो मैच जीता, लेकिन उनको भी प्रेशर हुआ होगा कि यार ये वापस ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि वो मैच इतना बड़ा है। देखें जितना कुछ 2 मैचेस के अंदर हो चुका, पहले मैच में तो हाथ वाला मामला हुआ था, हैंडशेक वाला। दूसरे मैच की बात करें तो आपको पता है यहाँ तक गालम गलोच, यहाँ लाइक बहुत करीब, जैसे एक जो एग्रेशन होता है पाकिस्तान इंडिया का, जो जिसका मजा है वो आपको नजर आया था ग्राउंड में। और वो चीज साइकोलॉजिकली आपको बेनिफिट भी करती है, हर्ट भी करती है, प्रेशर भी डालती है। हम दुआ को ही रहेंगे वैस के किसी तरीके से हमारे हक में ही हो जाए और हम फाइनल, आज का मैच भी जीते और फिर हम फाइनल में जब इंडिया से टकराएं तो वो मैच भी हम ही जीते। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद। एशिया कप का आज वर्चुअल सेमीफाइनल समझ लें आज है, जो आज टीम मैच जीतेगी वही फाइनल में इंडिया के साथ खेलेगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो टीम पाकिस्तान की हो। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आपका ही मजा आएगा। वेलकम बैक। एक और अच्छी खबर शेयर करते हैं, आपको बताएं कि पीआईए की बरतानवी फजाई ऑपरेशन की राह हमवार हो गई है। कौमी एयरलाइन को बरतानिया के लिए थर्ड कंट्री ऑपरेटर की मंजूरी दे दी गई है, उन्हें हासिल हो गई है। और तर्जमान पीआईए के मुताबिक कौमी एयरलाइन आइंदा माह से बरतानिया के लिए बराह रास्त फजाई ऑपरेशन का आगाज करेगी। पहले मरहले में मैनचेस्टर की परवाजें चलाई जाएंगी, जिसके बाद बर्मिंघम और लंदन को भी नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से बाकायदा तौर पर पीआईए को आगाह भी कर दिया गया है और कौमी एयरलाइन को जामे और हमाजहती मंजूरी दे दी गई है, जिससे पीआईए बराह रास्त परवाजें ऑपरेट करेगा और कार्गो भी लेकर जाएगा। याद रहे, बरतानिया और यूरोपीय एविएशन हुक्काम ने जुलाई 2020 में पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी आयद की थी। इन 5 सालों में कौमी एयरलाइन को कितना नुकसान पहुंचा और अब कितना मुनाफा होगा, इस पर हमने बात करी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हफीज साहब, तर्जुमान पीआई। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो ये कितना खुशाइंद है, कितना खुशी का लम्हा है ये पाकिस्तानी जो परवाज़ें 5 साल बाद दोबारा बरतानिया के लिए जो पीआईए है वो स्टार्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, ये बिल्कुल आपने सही लफ्ज़ यूज़ किया, खुशाइंद है। बहुत सारे डायमेंशंस के ऊपर हमें इसको देखना पड़ेगा। पहली बात ये कि फ्रॉम रेपुटेशन स्टैंड पॉइंट 5 साल पहले अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के एविएशन के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा था, जिसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी था और अपने आप को पूरी दुनिया से दोबारा मिलवाना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये बहुत ज्यादा मेहनत हुई। 5 साल के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हुए, जो दुनिया के सख्त तरीन स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके ऊपर रखकर उस कसौटी के ऊपर जो है पाकिस्तानी हवाबाजी को जो है वो रखा गया और कसा गया।
उसके बाद इवेंचुअली हमने पूरी दुनिया को प्रूव करके दिया कि हमारे इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस और फ्लाइट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स दुनिया के सख्त तरीन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हैं। दूसरी बात उसके ऊपर यह है कि बरतानिया का रूट पीआई के लिए एक बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रूट था, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान और खलीज से बाहर पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी तादाद जो है वो बरतानिया में मौजूद है, और वो एक बहुत अच्छी मार्केट है किसी भी पाकिस्तानी एयरलाइन के लिए। और पीआईए पाबंदी से पहले अपने टोटल रेवेन्यू का तकरीबन कुछ 37% हिस्सा जो है वो सिर्फ बरतानिया के रूट से हासिल किया करता था। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो ये एक बहुत एक प्रोडक्टिव बात है, ये बहुत पीआई के लिए एक प्रॉफिटेबल, बहुत ज्यादा एक लुक्रेटिव रूट है जो कि दोबारा स्टार्ट करने लगे। बिल्कुल ठीक है। तो अब्दुल्ला साहब, ये जो 5 साल पहले गलती हुई थी उसकी दुरुस्ती के लिए इतना वक्त लग गया है, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और अब जो परवाजें बहाल हुई हैं क्या उसी तरह से बहाल हुई हैं जिस तरह से 5 साल पहले चल रही थी? देखिए, हम एविएशन के सर्कल्स में हमेशा ये बैठ के हम ये बात करते हैं कि किसी भी मुल्क के ऊपर या उसकी एयरलाइंस के ऊपर पाबंदी का फैसला करना एक बहुत मुश्किल फैसला होता है, और उस फैसले को खत्म करना यानी पाबंदी का खात्मा उससे भी ज्यादा एक मुश्किल फैसला होता है। बिकॉज उन्होंने एक चीज, उनको एक ऐसा फील आया कि पाकिस्तान में शायद पायलट लाइसेंस जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और बहुत सारे पायलट जो हैं वो फेक लाइसेंसेस के ऊपर ऑपरेट करते हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक बात उनको लगी। और उसके ऊपर फौरन से पहले उन्होंने एक फैसला लिया और तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस और पाकिस्तान में रजिस्टर्ड तमाम एयरक्राफ्ट के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी। लेकिन जब उन्होंने ये फैसला ले लिया तो उसके बाद उस फैसले के खात्मे का मतलब ये है कि अगर नॉर्मल आपकी कंप्लायंसेस किसी भी स्टैंडर्ड के ऊपर अगर 80% होती है तो पाबंदी के खात्मे के लिए शायद आपको 95% कंप्लायंसेस चाहिए। और उन्होंने उसी तरीके से उन्होंने अपना पूरा वक्त लिया। हालांकि हम ये समझते हैं कि आज से 3-3.5 साल पहले हम उनके तमाम चीजों को कंप्लाई कर गए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 1-1.5 साल एक्स्ट्रा लिया। यानी आप ये देखें कि हमारे ऊपर से गुज़िश्ता साल नवंबर में यूरोपीय यूनियन की पाबंदी का खात्मा हुआ, और बरतानिया ने तकरीबन उसके कुछ 10 महीने बाद वही फैसला पीआई के लिए लिया। तो उन्होंने बहुत सोच विचार करके तमाम एंगल्स को देख के 100% सेटिस्फाई होके उन्होंने ये फैसला लिया, और वो ठीक है। और ये हमारे लिए बड़ा खुश आइंदा। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हफीज साहब हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान पीआईए हैं। पीआईए को बरतानवी फ़िज़ाई ऑपरेशन की जो राह है वो हमवार हो गई है। ये बड़ी अच्छी खबर है तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। शामिल करेंगे हमारा सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब, जिसमें आज बात हो रही है सिब्ते हसन के मज़ामीन और खिताबात की मजमूए की, और उनके अफकार के ताज़ा अफकार पर जो बात हो रही है आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। आज इस किताब पर बात करनी है। उस किताब का नाम है अफकार ताज़ा। सिब्ते हसन साहब की किताब है। अफकार ताज़ा जो है ये आई थी 1988 में। 1986 में वफ़ात हुई सिब्ते हसन की। सिब्ते हसन की वफ़ात के बाद ये डॉक्टर सैयद जाफ़र अहमद, उन्होंने उनके कुछ मज़ामीन और उनकी जो स्पीचेज़ हैं मुख्तलिफ, उनका एक मजमूआ इकट्ठा किया, और बहुत ही खूबसूरत एक किताब है अफकार ताज़ा, जिसके मज़ामीन जो हैं वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। सिब्ते हसन एक तरक्की पसंद सोच रखने वाले, एक कमाल इंसान, एक कमाल साफ़ी, एक कमाल अदीब, और स्पेशली अगर देखा जाए तो जो तरक्की पसंद तहरीक, एक मकबूल तरक्की पसंद तहरीक उसके रूह रवां रहे। सिब्ते हसन की ये जो किताब है अफकार ताज़ा, अपने नाम के मुनासबत के हिसाब से बिल्कुल इसी तरह है कि इसके जो अफकार हैं इस बिल्कुल एक नई जहत से मुख्तलिफ मज़ामीन हैं, मुख्तलिफ शख्सियात पर शख्सी खाके हैं, लेकिन जो ज़ाविया निगाह है वो बहुत ही मुनफरिद है। वसील मुताला शख्स का यही होता है कि वो एक किसी मुनफरिद ज़ाविये से किसी चीज़ को देखता है, और इसमें अमीर खुसरो साहब पे एक अजीम तहजीबी विरसा, फिर शाह अब्दुल लतीफ़ की शायरी। शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई, जब हमने थर पे प्रोग्राम्स किए थे और जब मुझे थर के मुख्तलिफ जगहों पे जाने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे मालूम हुआ कि सिंध के लोग जो हैं वो शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई से कितनी मोहब्बत करते हैं, और मारवी जो करैक्टर है, मारवी जो किरदार है वो कितना पावरफुल किरदार है। शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई के हवाले से इतना खूबसूरत ये मजमून इन्होंने लिखा है। और अगर उनके किरदार मारवी की बात की जाए तो इसमें लिखते हैं कि शाह लतीफ़ के कलाम में मारवी इंसान की रूह आज़ादी की इलामत है। वो जाबिर से जाबिर ताकत के आगे
सर नहीं झुकाती, ख़ास ये ताकत तस्खीरी मोहब्बत ही की क्यों ना हो। इस सलामत के नाम हर दौर में बदलते रहे हैं, उसके ज़मानो मकान भी बदलते रहते हैं, लेकिन जब तक कसरो ईमान सलामत हैं, जब तक जिंदानों से जंजीर की आवाज़ें आती हैं, मारवी बदस्तूर जिंदा रहेगी। इसकी खुददारी हज़ारों लाखों मारवियों को हुर्रियत नफ्स का पैगाम सुनाती रहेगी। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में लिखते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ सिंधी तहजीब का नुक्ता अरूज है। उनके कलाम में सिंध की रूह तड़पती है, सिंध का दिल धड़कता है, सिंध की ज़मीन की सूंधी सूंधी खुशबू आती है। शाह लतीफ़ को यहाँ की टीलों, पहाड़ों, नदी नालों, झाड़ियों और जंगलों, ब्याबों, ग्या, रेगिस्तानों, झीलों और तालाबों से इतना प्यार है कि शायद ही किसी दास्तान का एक सफ़ा ऐसा हो जिसमें सरजमीन सिंध के गुण न गाए गए हों। मगर ज़मीन से ये गहरी वाबस्तगी दरअसल इंसानों से गहरे लगाव का परतो और शाह लतीफ़ की इंसान दोस्ती का सबूत है, क्योंकि वो इंसान ही तो है जिसके मट्टी धूल से लथपथ हाथ और पसीने में नहाए हुए जिस्म ज़मीन को बामानी बनाते हैं। और इसी तरह जो मुंशी प्रेमचंद के हवाले से बहुत ही खूबसूरत मजमून है, किसान और आज़ादी। ज़ेर नज़र मजमून सैयद सिब्त हसन ने 4 अक्टूबर 1980 को दिल्ली के मुंशी प्रेम सेमिनार में पढ़ा था। 1980 का ये जो मजमून है बहुत ही खूबसूरत है और इसका आगाज़ ये होता है कि उर्दू की शायद ही किसी अदीब को देहात की ज़िंदगी और देहात वालों की नफ्सियात पर इतना अबूर हो जितना मुंशी प्रेमचंद को था। देहात से मोहब्बत इनके जज्बात व एहसासात में हल हो गई थी। वो गांव में पैदा हुए, गांव में पले बढ़े, उन्होंने अपनी तालीम का ज़माना भी जो शख्सियत की तश्कील व तामीर का ज़माना होता है गांव ही में गुजारा। इनकी अक्सर व बेशतर कहानियों का ताल्लुक देहात से है। इनको देहात इतने अजीज़ हैं कि टॉलस्टॉय की तरह जब तक वो अपने शहरी किरदारों को भी गाँव की सैर न करा लें इनको चैन नहीं आता। बल्कि एक और जगह लिखते हैं कि हद तो यह है कि मुंशी प्रेमचंद बाज़ औक़ात शहरियों को शहर की सुकूनत छुड़वा कर देहात में बसा देते हैं। मुंशी प्रेमचंद अगर किसी किसान को गांव से शहर ले जाते हैं तो उसकी खूब दुर्गत बनाते हैं। मतलब ये कि वो गांव से इतना मोहब्बत करते हैं। और फिर मुंशी प्रेमचंद के हवाले से बहुत ही खूबसूरत मालूमात आपको इस किताब में मिलती हैं। इसके अलावा दाग साहब पे, उनकी शख्सियत, उनकी शायरी पर एक मजमून है और इसी तरह जो जोश साहब पे तफक्कुर पसंद शायर इलामा नियाज़ फ़तेहपुरी और हुर्रियत फ़िक्र। इलामा नियाज़ फ़तेहपुरी का जो कंट्रीब्यूशन है आने वाले, उनके बाद आने वाले जो अदीब हैं उनके अफकार पर उस पर भी डिटेल बात हुई है। और इसी तरह हसरत साहब जो हैं उन पर बहुत ही खूबसूरत मजमून है। तो ये किताब जो है ये ज़रूर पढ़िएगा। अफकार ताज़ा मज़ामीन मुंशी प्रेमचंद से लेके चिराग हसन हसरत से लेके शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से लेके मुख्तलिफ लोगों के आपने पढ़े होंगे, लेकिन सिब्त हसन का एक ख़ास ज़ाविया निगाह है और वो बहुत एक तरक्की पसंद सोच के साथ, खूबसूरत सोच के साथ चीज़ों की ताबीर, चीज़ों की शरह जो है वो मुनफरिद अंदाज से करते हैं। सो सिब्त हसन साहब की ये किताब अफकार ताज़ा, मरतब जो है इसके डॉक्टर सैयद जाफ़र अहमद हैं, ज़रूर पढ़िएगा। सिब्त हसन, अफकार ताज़ा। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। Reverse and hit play with New Dove Intense Repair. वेलकम बैक। आज एक्सप्रेसो में आपकी मुलाकात करवाते हैं ट्रैवल व्लॉगिंग से गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती को पूरी दुनिया में दिखाने वाले अवार्ड याफ्ता ट्रैवल व्लॉगर ज़हूर हुसैन से। स्कर्दू की हसीन वादियों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़हूर ने 2017 में ट्रैवल व्लॉगिंग का आगाज़ किया और अपने कैमरे की आंख से दुनिया को पाकिस्तान के खूबसूरत मनाजिर दिखाए। उनकी बनाई खूबसूरत तस्वीर और दिलकश वीडियोज़ ने लाखों लोगों को सफ़र पर निकलने की तरगीब दी। ज़हूर हुसैन टिकटॉक की जानिब से टॉप ट्रैवल व्लॉगर का अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उन्होंने ईरान और नेपाल जैसे ममालिक की भी सैर करवाई है और वहाँ की खूबसूरती और सकाफत को अपनी व्लॉग्स में उजागर किया है। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं कि उनका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, रास्ते में क्या मुश्किलात आई और वो लम्हे कौन से थे जो उनके लिए नाकाबिले फरामोश थे। ज़हूर साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़हूर, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़हूर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे ये जो 2017 में आपका सफ़र शुरू हुआ ये कैसे शुरू हुआ, ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया कि ट्रैवल व्लॉगिंग आपने करनी है, हमारे साथ भी शेयर करें। जी मैम, बचपन ही से शौक था कि जो हाइकिंग है, ट्रैकिंग वगैरह कर लें। 9th क्लास से मेरा सफ़र शुरू हुआ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब सोशल मीडिया आ गया, टिकटॉक वगैरह आ गया, तो देखा कि हमारे एक दो दोस्त हैं, इमरान भाई सफ़रनामा और जुनैर कुंबो, वो वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस बना रहे थे। उनको देख के मुझे भी शौक आया कि क्यों ना हम भी एक सोशल मीडिया को, प्लेटफॉर्म को हम दुनिया को दिखाए कि इसका जो ना जो पॉजिटिव हम यूज़ करके हम दुनिया को भी दिखाए, लोगों को, कि हमारे जो पाकिस्तान है
वो बहुत खूबसूरत थे। तो फिर वहाँ से मेरा जो करियर है फिर शुरू हो गया। 2017 से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया और फिर चलते चलते 2000 फिर 21-22 में टिकटॉक वालों ने मेरे जो वीडियोस है देख के उन्होंने ट्रेवल अवार्ड भी दे दिया। साथ ही में जो ना मुख्तलिफ मीडिया मेटर्स डेमोक्रेसी की जानिब से भी अवार्ड दिया और इससे फिर मैं आगे चला। बिल्कुल, और आप जानते ही हैं कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स बहुत मशहूर हो रहे हैं। टिकटॉक खासकर अगर बात करें तो उनकी जानिब से आपको ये अवार्ड देना कितना बड़ा और कितना यादगार लम्हा था आपके लिए, और आपको क्या लगता है कि किन वजूहात की बिना पर आपको ये अवार्ड दिया गया? जी बिल्कुल, शुरू में जो ना जब वीडियोस बना रहे थे तो कंपटीटर बहुत कम थे, तो ज़्यादातर जगहों के वीडियोस ज़्यादा स्ट्रगल करने लगे, जिसमें मैंने ज़्यादातर सफ़र फेरी मीडोज का किया। तो विंटर में जो मैंने ज़्यादातर वीडियोस बनाए थे वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। उसकी वजह से शायद जो टिकटॉक वालों ने मुझे जो ना नामजद किया था। ठीक है। अच्छा ज़हूर, ये भी बताइए कि आपने ईरान और नेपाल का भी सफ़र किया, वो सफ़र कैसा रहा? वहाँ आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ों ने मुतासिर किया, उसकी भी जर्नी हमारे से शेयर करें। जी मैम, वहाँ का जो सफ़र है वो बहुत ही अच्छा रहा और जो ईरान है वो खुद स्पॉन्सर करके मुझे ले गए थे और साथ में MS टूरी भी साथ थे। तो हाँ, काफ़ी ज़बरदस्त रहा। वहाँ पे वो लोग चाह रहे हैं कि जो टूरिज़्म है उसको जो ना मज़ीद डेवलपमेंट करे, टूरिज़्म में लोगों को लाए और वो टूरिज़्म से कमाए। जिस तरह दुनिया के नेपाल हो गए, थाईलैंड हो गए, ज़्यादातर ममालिक टूरिज़्म बेस पे ही चलते हैं, तो ईरान भी चाह रहे हैं कि अपने जो टूरिज़्म है उनसे कमाए। तो पाकिस्तान भी अगर हम मज़ीद कोशिश करें तो हम भी टूरिज़्म बेस से काफ़ी कुछ कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी बताइएगा ज़हूर कि जिन ममालिक से होकर आए हैं इस वक्त, तो वहाँ पर जो है मुश्किलात जो हैं वो हम सब के सामने ही हैं। आपको क्या मुश्किलात पेश आई, किन चैलेंजेस का सामना रहा जब आप यहाँ पर ट्रैवल कर रहे थे? जी सॉरी, जिन ममालिक का आपने ट्रैवल किया है वहाँ पर आपको क्या मुश्किलात पेश आई? वहाँ पे ज़्यादातर मुश्किलात का सामना नहीं थे, क्योंकि टूरिस्ट के लिए हर जगह पे फैसिलिटीज़ दे रहे थे, तो इस वजह से ज़्यादातर मुश्किलात का सामना नहीं हुआ। वीज़ाज़ के हवाले से भी आसानी थे, हर हवाले से उन्होंने हमें हेल्प किया। एज ए टूरिस्ट काफ़ी हमें फैसिलिटीज़ दिया। ठीक है। अच्छा, ये भी बताएं ज़हूर कि बतौर एक ट्रैवल व्लॉगर आप क्या समझते हैं कि ये जो ट्रैवल व्लॉगिंग है पाकिस्तान में, इससे सियाहत को फ़रोग़ मिल सकता है? जी मैम, काफ़ी, क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, तो ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे ही ट्रस्ट करते हैं और लोगों के जो ब्लॉग्स है वो देख के ही विजिट करते हैं। तो तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान में भी, पूरे पाकिस्तान पे यही है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी तकरीबन जो टूरिज़्म बूस्ट अप हुए वो ट्रेवल व्लॉग और वीडियोस के ही जरिए हुए हैं। राइट, तो ज़हूर आने वाले दिनों में आप कहाँ सफ़र कर रहे हैं? इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है फ्यूचर स्विट्ज़रलैंड और थाईलैंड और मुख्तलिफ कंट्रीज का विजिट करने का। पहाड़ों से आपको कोई खास लगाव लगता है? नेपाल, स्विट्जरलैंड और गिलगित बल्तिस्तान? जी बिल्कुल, पहाड़ों में रहते हैं और पहाड़ जो ना बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है। अच्छा ज़हूर, आपको देखकर बहुत सारे और भी लोग इम्प्रेस होंगे और वो भी चाहेंगे कि वो भी ट्रैवल व्लॉगिंग शुरू करें, और बज़ाहिर देखने में ये काम बड़ा आसान लगता है। उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे कि ये चैलेंजेस से भी भरपूर है? जी बिल्कुल, इसमें जो ना ट्रैवल व्लॉगिंग और वीडियोस वगैरह बनाना इतना आसान नहीं होता। बाज़ औक़ात हमें जो ना मौसम को भी देखना होता है और उसके लैंडस्केप, तो इसमें काफ़ी चैलेंजेस है। साथ में जो नए आने वाले लोग जो ट्रैवल व्लॉगर बनना चाहते हैं उनको कहता हूँ कि आप इस फील्ड में आए, पाकिस्तान की खूबसूरती और अपने टैलेंट को दिखाए दुनिया भर में। ज़हूर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और ज़हूर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप लोग ट्रैवल इसी तरह से करते हैं, ये वीडियोस देखते हैं, जानते हैं उन इलाकों के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि उन्होंने इन इलाकों में जाना है। तो ज़हूर जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सयाहत को फ़रोग़ देगा और जो आने वाले नाजरीन हैं वो इनकी नज़र से पहले उन इलाकों को देखेंगे और फिर अपनी नज़रों से देखेंगे। हम ब्रेक के बाद आ सकते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब बात करते हैं शहर इक़्तिदार की, जहां इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए 1 अक्टूबर तक की डेडलाइन दे दी गई है और 1 अक्टूबर के बाद से लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जबकि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने पर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है और गिरफ्तारी के साथ साथ गाड़ी भी थाने में बंद कर दी जाएगी। जनाब, शहरी किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, कार्रवाई बिला तफरीक अमल में लाई जाएगी, जबकि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस 1 अक्टूबर तक शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। इस सिलसिले में शहरी फैजाबाद ट्रैफिक ऑफिस, F6 सहूलत मरकज और ट्रैफिक सहूलत वैन से भी लाइसेंस बनवा सकते हैं। और आपको ये भी बताते चले कि लाइसेंस की असल कॉपी आप अपने साथ रखें, क्योंकि डिजिटल कॉपी काबिल कबूल नहीं होगी। इसी हवाले से हमने अभी बात करनी है और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं CTO इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड हमजा हुमायूं साहब। हमजा साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल फाइन, अल्लाह का शुक्र। अच्छा हमजा साहब, बताइएगा कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने 1 अक्टूबर की डेडलाइन क्यों मुकर्रर किया और इसके पीछे बुनियादी मकसद क्या है? सर, नंबर 1 मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, डेडलाइन इन्फोर्समेंट की है। ये लाइसेंसिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लाइसेंसिंग हम 1 अक्टूबर के बाद भी वेलकम करते हैं और हमें मतलब कि हम वेलकम करते हैं कि पब्लिक आए, लाइसेंस बनाए, लेकिन इन्फोर्समेंट की हद तक हमने ये डेडलाइन रखी है कि 1 अक्टूबर से हम चेकिंग और इन्फोर्समेंट शुरू कर देंगे। उसमें अगर कोई किसी के पास लाइसेंसिंग प्रोसेस का नाम इसलिए लिया गया है कि अगर किसी के पास कोई लर्नर्स कॉपी है और वो वैलिडिटी के अंदर है तो उसको एक लाइसेंस के तौर पे ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये डेडलाइन 1 अक्टूबर की देना जो है, आई थिंक इट इज कंप्लीटली जस्टिफाइड और ये कोई इतना हाइप्ड अप चीज नहीं है। अभी तक हमने जो भी पर्चों की कार्रवाई और FIRs की कार्रवाई जिन वायलेशंस के खिलाफ की है वो बड़ी बेसिक वायलेशंस हैं अली भाई, और वो है रॉन्ग वे ड्राइविंग और वो है विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग। आई थिंक ये बहुत ही लॉजिकल किस्म की वायलेशंस हैं और इन पे कोई एजुकेशन की खास जरूरत भी नहीं है। बट आई एम हैप्पी दैट पब्लिक जो है वो एजुकेट हुई है और हमें फैसिलिटेशन सेंटर्स में अभी 360% इंक्रीज नजर आ रहा है। पब्लिक की आउटरीच में जो हमारे तक पहुंच रहे हैं, तो फाइनली शुक्र है ट्रैफिक पुलिस की सुनी गई है और अब हमारा टेस्ट है कि हम पब्लिक को मैक्सिमम फैसिलिटेशन दें। सर ठीक है। अच्छा, ये चीज रिस्पांस आपने बताया कि अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है, शहरी इस चीज को सीरियस ले रहे हैं। ये बताइएगा कि इसके बाद जो लोग नहीं बनवा पाते हैं, डेडलाइन के बाद भी लोग इस तरफ जो लोग सीरियस नहीं होते हैं, उनके खिलाफ एक तो एक्शन क्या लिया जाएगा और एक्शन कैसे लिया जाएगा, क्योंकि कितने ही लोगों को चेक किया जाएगा रोड्स पर, ये तो वैसे इम्पॉसिबल लगता है। तो कौन सा ऐसा मैकेनिज्म होगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो और पता चले कि किस किस शहरी के पास लाइसेंस नहीं है और उस बेस पर फिर उसको फाइन या फिर जो भी सजा मुकर्रर की गई है वो से दी जाए? जी है ना, बताता चलूं कि जो हमने पिछले 10 दिन, हालांकि इट्स द 9th डे टुडे, जो हम इन्फोर्समेंट कर चुके हैं 1 वे वायलेशन पे, अभी तक जो 1380 FIRs दर्ज कर चुके हैं और उस पर हमने स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की है, वो इन्फोर्समेंट करना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू लाइसेंसिंग पे चेक करना। लाइसेंसिंग पे तो जो आपकी ट्रैफिक पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस की चेक पोस्ट हैं, वहां हमने रुक के सिर्फ शहरियों से लाइसेंस पूछना है और मांगना है। और इसी तरह जो हमारी ये सरकारी अमलाक की जो एंट्रीज हैं रेड जोन पे उधर हमने उन तमाम लोगों से पूछना है कि आपके पास लाइसेंस है। तो इट इज कंपेरेटिवली वेरी इजियर। अगर हम उसमें सक्सेसफुल रहे और पब्लिक को एजुकेट कर सके और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट अक्रॉस द बोर्ड दे दिया था हमने 1 वे वायलेशन के खिलाफ, तो आई थिंक इट वोंट बी डिफिकल्ट। इन्फोर्समेंट हमारा काम है और जो इस डेडलाइन के बाद मतलब शहरी, मैं ये नहीं कह रहा देयर इज अ डेडलाइन, इसके बाद आप अगर नहीं भी कर सके तो अपने किसी गार्डियन के साथ बैठे अपना लाइसेंस शुरू कराएं। लेकिन जो ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा है, अगर उसके पास लाइसेंस या लाइसेंसिंग प्रोसेस का इनिशिएटिंग जो लर्नर्स होगा वो नहीं होगा, तो फिर मिसाल बनाया जाएगा जी सारे शहरियों के लिए, क्योंकि ये मिसाल होनी चाहिए और इसी से ही जो है बाकी शहरी डरते हैं या सीखते हैं या जो भी है, हम इसको कहते हैं कि एजुकेट। इक्का दुक्का मिसालों से भी लोग जो है वो सबक हासिल कर सकते हैं। तो हमजा साहब ये बताएं कि कितने जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं अभी आप बनवा चुके हैं, इसकी फीस कितनी है? क्योंकि एक पार्शल कंसर्न तो ये रहता है शहरियों का कि इसकी फीस में इजाफा होता जा रहा है, और उसके साथ साथ ये बताइएगा कि मुद्दत कितनी होगी? क्या फौरी तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस फीस देने के बाद, टेस्ट देने के बाद दे दिया जाएगा? सर, ड्राइविंग लाइसेंसिंग का प्रोसीजर जो है वो हमारा बाकी कंट्रीज की तरह, जिस तरह 2 स्टेप प्रोसीजर्स होता है,
सबसे पहले उसका लर्नर का पीरियड होता है, लर्नर दिया जाता है, उसके बाद 42 दिन का टाइम होता है जिसमें गाड़ी को उसने कोई पर्टिकुलर उसके सेफ्टी मेजर्स हैं वो लेने होते हैं, गाड़ी के ऊपर लर्नर्स का साइन लगाना होता है, उसके बाद गार्डियन के साथ गाड़ी चलानी होती है, हमारी एक साइन और रोड टेस्ट की क्लास मैंडेटरी होती है। उसके बाद आफ्टर 42 डेज द सिटीजन कम्स एंड ही गिव्स अ रोड एंड अ साइन टेस्ट, और साइन टेस्ट देने के बाद फिर उनको वो लाइसेंस दे दिया जाता है। और रोड टेस्ट जो है उस पे बेसिक चीज होती है कि साइन और रोड टेस्ट में क्या इनको इतनी एजुकेशन है हमारी सेटिस्फैक्शन पे, तो हम लाइसेंस देते हैं। जहां तक आपने फीस की बात की है, सबसे पहले तो मैं आपको इस फोरम के थ्रू एजुकेट करना चाहूंगा तमाम ऑडियंस को, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, कि कैपिटल का लाइसेंस बाकी सूबों के लाइसेंस से डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है कि 35 ममालिक में ये एज अ ड्राइविंग परमिट के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो इस लाइसेंस की वैल्यू देखें। बाकी जो इसके रेट्स हैं वो हमें गैजेट के थ्रू नोटिफाई होते हैं, वो सारा पैसा गवर्नमेंट एक्सचेकर में जाता है। 5000 फीस है जो कि एक बेसिक मोटर कार और मोटरसाइकिल लाइसेंस की फीस है। लर्नर इसके अलावा है जो कि 1000 फीस होती है, और अगर फिर आपने अर्जेंटली, क्योंकि हमारे पास प्लेथरा और फ्लक्स ज्यादा आ रहा है, तो दैट इंक्रीजेस अप टू 2000 रुपीज मोर अगर अर्जेंटली उनको प्रिंट चाहिए। तो ये तमाम जितनी भी नोटिफाइड फीस है गवर्नमेंट की तरफ से है, और ये जो है कैपिटल की फीस के हिसाब से अगर आप बाकी मुल्क के जो कैपिटल है उनको इसके साथ कंपेयर करें तो आई थिंक इट इज कंप्लीटली जस्टिफाइड। यस, ये लाइसेंस की वैल्यू बताना शहरियों को वो एक बहुत जरूरी चीज है, और वो मैंने बताई कि कैपिटल का लाइसेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइसेंस है। अच्छा हमजा साहब, ये भी बताइएगा, ये जो डिजिटल कॉपी के बजाय सिर्फ ये जो लाइसेंस की असल कॉपी रखने की एक कंडीशन रखी गई है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मैम, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस्लामाबाद पुलिस इंशाल्लाह आगे ये इनिशिएटिव्स लॉन्च करेगी, लेकिन एज ऑफ टुडे मैं ये ई लाइसेंस की बात कर रहा हूं कि हमने अभी तक ये फैसिलिटी एक्सटेंड नहीं की। तो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आई विल क्लेरिफाई कि जो डिजिटल ई लाइसेंस जो डिजिटली ही मिल रहा है, जैसे पंजाब में ई लाइसेंसिंग की फैसिलिटी है, उसके अपने सेफ्टी फीचर्स हैं, उसका हमारे पास डेटाबेस है, वो कैरी कर सकते हैं। बेसिक बात मैम करने की ये थी कि लाइसेंस डालने की अपने बटवे में या अपने पर्स में लोगों को आदत डालना। सीएनआईसी की भी तो डिजिटल कॉपी लेके फिरते हैं, बट दे ऑल्सो कैरी अ फिजिकल कॉपी ऑफ इट एज वेल। तो अगर वो कैरी कर सकते हैं कॉपी, तो व्हाई नॉट योर ड्राइविंग लाइसेंस ऑल्सो। तो हम लोगों को ये एजुकेट करना चाह रहे हैं कि यार ये आदत डालें 18 साल के बाद कि मैं लाइसेंस अपने साथ रखूं, इसको एंटिटी कंसिडर करें, जैसे आप सीएनआईसी को करते हैं। इट इज योर आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द रोड, तो कंसिडर इट द वे। तो हम फिजिकल कॉपी इस्लामाबाद की हद तक चेक। ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, जब इस तरह से कोई अहकामात आते हैं या फिर डेडलाइन दी जाती है खुसूसी तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, तो जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो अपने आप को इससे इस्तिस्ना समझते हैं, वो समझते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, सिर्फ गाड़ी वालों के लिए है। तो जरा ये भी क्लियर कर दें। मैम, मोटरसाइकिल्स की वायलेशंस मैक्सिमम हैं। मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ड्राइवर्स में जो कार ड्राइवर्स हैं उसमें लेडीज की वायलेशन विदाउट लाइसेंस की ज्यादा देखी जा रही है, यानी लेडीज के पास लाइसेंसेस नहीं होते, और बाइक राइडर्स में अंडर एज बाइक राइडर्स ज्यादा देखे जा रहे हैं। अब मैं जब अक्रॉस द बोर्ड कह रहा हूं तो अक्रॉस द बोर्ड का यह मतलब है कि किसी एज ब्रैकेट को, किसी जेंडर को, किसी तबके को इसमें रिलैक्सेशन नहीं है। अब कल आप कहें कि कोई बच्चा था, यंग था, उसका रिकॉर्ड बन गया, व्हाई इज ही ड्राइविंग द मोटरसाइकिल विदाउट अ वैलिड लाइसेंस, व्हाई इज मतलब उनके पेरेंट्स उनको क्यों अलाउ कर रहे हैं कि वो ये करें। ये जानलेवा एक चीज है, इस पे इनको एजुकेट होना चाहिए। इसीलिए 15 दिन पहले हम विसल ब्लोइंग कर रहे हैं कि ये एजुकेटेड हो जाए। हमजा साहब, एक बुनियादी सवाल जो इस वक्त सबके ज़हनों में है कि हमारी ज्यादातर आबादी मोटरसाइकिल्स पर दिखाई देती है और वो अपनी फैमिलीज के साथ, फैमिली की हमरा होती है, तो उसमें जो राइडर होता है, जो बाइक चला रहा होता है, उसने तो हेलमेट पहना होता है, लेकिन बाकी सारी फैमिली के पास हेलमेट नहीं होता और ना ही वो कैरी किया जा सकता है। इतने सारे अफराद जब मोटरसाइकिल पर सवार होते हैं तो वैसे ही ओवरलोडिंग हो रही होती है, और उसके साथ साथ अगर इतने हेलमेट हो तो वो कहां पर रखेंगे? सर, इंटरनेशनली सर ये तो दिस इज अ लॉजिकल कॉमन सेंस। मोटरसाइकिल के ऊपर हेलमेट रखने की जगह ही नहीं है। जब आप मोटर बाइक के ऊपर है तो यू हैव टू वेयर द हेलमेट, और जो नुकसान राइडर को होगा वही उसके सब राइडर या उसके पिलियन राइडर को होगा। तो ये तो एक कॉमन सेंस है। हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये जो फर्म्स होती हैं, जो कि ये पिक एंड ड्रॉप फर्म्स होती हैं बाइक के ऊपर, अब दे ओनली कैरी द हेलमेट ऑफ द राइडर।
जो पीछे बंदा बैठता है उसके लिए हेलमेट होता ही नहीं है। तो हम इन सबको बाउंड कर रहे हैं, इन सबको अगेन 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 इन सबको एजुकेट कर रहे हैं, इन सबके लिए एहसास दिला रहे हैं कि यार अपने जहन से सोचें। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाकई ये कॉमन सेंस है कि अगर आप दो लोग हैं तो आप दोनों के पास हेलमेट होना चाहिए। एक और चीज बड़ी कॉमनली हम अपने मतलब पीछे वाले के लिए कोई स्पेशल चोट तो नहीं है ना? हाँ, वही चोट है। एग्जैक्टली। हम छोटे बच्चों को बाइक्स पर आगे बिठाया हुआ देखते हैं फैमिलीज की तरफ से, और उन बच्चों को भी कोई हेलमेट नहीं पहनाया होता उन्होंने। ये कितना ज्यादा डेंजरस है। अक्सर तो कुछ बच्चे सोए हुए भी होते हैं जो बाइक पर ट्रैवल कर रहे होते हैं और आगे बैठे होते हैं, मैंने बहुत बार ऐसे देखा है। तो ये इस हद तक डेंजरस है। क्या आगे कोई ऐसी तजवीज आपके पास है या कुछ ऐसे इकदाम करने का इरादा रखती है ट्रैफिक पुलिस की कि ऐसे लोगों के चालान किए जाए, इन्हें रोका जाए, कम से कम तनबीह जरूर की जाए कि इस बच्चे का भी ख्याल करें? मैम बात ये है, दिस इज ऑल अबाउट रियलाइजेशन एंड अगेन एज यू सेड कॉमन सेंस। तो बच्चे बच्चियां आपकी फैमिली या आपके एसेट्स होते हैं। लेट मी कोट द एक्सीडेंट रिपोर्ट ऑफ द लास्ट ईयर, 72 एक्सीडेंट्स मोटर बाइक के, जिसमें 61 फेटेलिटीज। आप देख सकते हैं 90% जो भी मोटर बाइक एक्सीडेंट्स इस्लामाबाद में हो रहे हैं उनमें से, मतलब मोटर बाइक एक्सीडेंट्स में से 90% अमवात हो रही हैं। ऐसी सवारी है मोटर बाइक। तो इसमें अगर अपने बच्चों को, अपनी बेगमात को, बच्चों के भी हेलमेट्स मिलते हैं, सबके मिलते हैं, बच्चों के तो बड़े अच्छे वो स्केट बोर्डिंग छोटे से हेलमेट मिलते हैं। ये इनको कितना एजुकेट करवाएं, ये तो अपनी सेल्फ रियलाइजेशन और अपनी फैमिली की इंपॉर्टेंस है। मेरे पास तो एक ही तरीका है, मेरे पास तो यही तरीका है जो 1 अक्टूबर से होगा, और ये एक कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस होगा। प्लीज अगर डर के नहीं तो रियलाइजेशन से है। मैं तो बार बार आपकी मिन्नत कर रहा हूं, अपनी फैमिली का ख्याल करें। अल्टीमेटली हमारा नुकसान हम रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं अपने आप को कि हमने क्यों एजुकेट और इन्फोर्स नहीं किया। तो कर रहे हैं ना एजुकेट, और करेंगे इन्फोर्स। काइंडली रियलाइज करें प्लीज। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस मुस्तकबिल में शहरियों के लिए मजीद कौन सी इस्लाहात या सहूलतें मुतारिफ करवाने वाली हैं? सर ये बेसिकली तो ये हमारा ज़रा इन्फोर्समेंट एक्ट है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस कैपिटल की पुलिस है। यहाँ हमारा इंटरफेस बनता है बहुत लोगों के साथ, फॉरेनर्स के साथ, अपने सिटीजन्स के साथ। मेरा बेसिक मकसद तो ये इन्फोर्समेंट अभी है ही नहीं, ये तो शहरियों को एक रियलाइजेशन देना है। बेसिक मकसद तो शहरियों के साथ एक राब्ते और एक रिश्ते को आप समझ लें कायम करना है, या फिर से कायम करना है कि लोगों को एक ट्रैफिक वार्डन रोड के ऊपर अपना खैर ख्वाह मिले। उसमें मेरी अपनी फोर्स के भी रवैये हैं और पब्लिक के भी रवैये हैं। तो आई ट्राई टू एक्ट एज अ बफर बिटवीन द ट्रैफिक पुलिस एंड पब्लिक। एक तो ये फिजिकल रवैये, अवाम का हमारे पे एतमाद हो। इसके अलावा अवाम की सहूलत के लिए डिजिटल बहुत से इनिशिएटिव्स इन लाइन हैं, जिसमें हम पंजाब से भी काफी गाइडेंस ले रहे हैं, बिकॉज वो ये स्पेयरहेड कर रहे हैं ट्रैफिक की डिजिटल कैंपेन को। तो उनसे भी कर रहे हैं, और मजीद अपने भी कुछ हम इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं जिसमें शहरियों को डिजिटली सहूलत भी दी जाएगी, मॉनिटर भी किया जाएगा। तो इंशाल्लाह you'll see in the pipeline 3-4 months ahead डिजिटल हम काफी सहूलियात फराहम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। कैप्टन रिटायर्ड हमजा हुमायूं साहब मौजूद थे, सीटीओ इस्लामाबाद है। और जो जो इकदाम किए जा रहे हैं, ये जिनका जिक्र अभी सीटीओ साहब ने भी किया है, वो सब आपकी बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं। तो खुदारा आप भी कोऑपरेट कीजिए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।